Assalamu alaikum friends, myself Imran Khan. I welcome all of you in उड़ान क्लासेस. डियर फ्रेंड्स, हमने डिस्कशन किया एंजाइम्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन के बारे में और डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स के बारे में. आज हम लोग बात करेंगे एंजाइम के रेगुलेशन के बारे में. जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम का काम रेट ऑफ रिएक्शन को एसिलरेट करना है. बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम एंजाइम करता है. अब सवाल ये है कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की भी क्या कोई लिमिटेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस काम करते हैं या मेटाबॉलिक पाथवे काम करते हैं उनमें एनर्जी का भी कंजप्शन होता है, डिफरेंट बायोकेमिकल सोर्सेज भी इस्तेमाल होते हैं. तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि जब सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए या प्रोडक्ट अबंडेंट हो जाए तो उस स्थिति में ऐसी कोई रेगुलेटरी मशीन ज़रूर होनी चाहिए जो उस पाथवे को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का कर सके. सेल्स इसमें क्या करती हैं? सेल्स के पास ऐसे कुछ मेटाबोलाइट्स या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, और जब एंजाइम की एक्टिविटी रेगुलेट होगी तो उसके साथ ही उस मेटाबॉलिक पाथवे की जो एक्टिविटी है वो भी कंट्रोल हो जाती है. फ्रेंड्स, अगर हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, प्रोसेस बाय विच सेल्स कैन टर्न ऑन, ऑफ or modulate the activities of various metabolic pathway by regulating the activities of enzyme. कहने का मतलब ये है कि सेल्स के पास सेल्स के द्वारा काम किया जाने वाला ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से वो मेटाबॉलिक पाथवे जो है उनकी एक्टिविटी को स्विच ऑन और स्विच ऑफ यानी उन्हें चालू कर सके, उन्हें बंद कर सके बाय रेगुलेटिंग द एंजाइम्स. उनमें भाग लेने वाले एंजाइम्स को रेगुलेट करके ही उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की एक्टिविटी को सुचारू रखा जा सकता है और नियमित किया जा सकता है. यानी कंटिन्यूसली सेल्स जो है इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है इन्हें मॉनिटर करती है, इन्हें रेगुलेट करती है और इन्हें कंट्रोल करती है. अब सवाल ये आता है कि सेल्स इन्हें कंट्रोल किस तरह करती हैं. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एक मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है वो एक सीक्वेंशियल पाथवे होता है जिसमें कई सारे एंजाइम्स हिस्सा लेते हैं. हम जानते हैं कि एक मेटाबॉलिक पाथवे में सीक्वेंशियल वे में एक जो फर्स्ट स्टेप में जो सबस्ट्रेट होगा वो दूसरे एंजाइम के लिए प्रोडक्ट फॉर्म में होगा. ऐसे ही दूसरा जो प्रोडक्ट है वो तीसरे एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा. हम एग्जाम्पल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को हम सब 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं. ग्लाइकोलाइसिस में हम देखते हैं कि किस तरह से 10 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है. अब सवाल ये है कि इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में तो कई सारे एंजाइम्स हिस्सा लेते हैं, तो रेगुलेट क्या सभी को अलग अलग किया जाए या किसी खास एंजाइम को रेगुलेट किया जाता है? इस संदर्भ में क्या किया जाए? तो फ्रेंड्स, इसे यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इसका व्यू है वो ये है कि मेटाबॉलिक पाथवे या मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो मल्टीपल स्टेप्स में होती है और सीक्वेंशियल वे में होती है. ऐसी स्थिति में उसमें खूब सारे एंजाइम्स अलग अलग स्टेप पे अलग अलग एंजाइम्स टेक पार्ट करते हैं. तो अब इस स्थिति में जनरली मोस्ट प्रोबेबली जो शुरुआती एंजाइम्स होते हैं जो शुरू के 2-3 स्टेप में हिस्सा लेते हैं, वो फर्स्ट हो सकता है, थर्ड हो सकता है, सेकंड हो सकता है, वो जो एंजाइम्स हैं मोस्ट प्रोबेबली रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला जो एंजाइम है जो पहले सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम की एक्टिविटी को अगर कंट्रोल कर दिया जाए, रेगुलेट कर दिया जाए तो हम जानते हैं कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा और उस स्थिति में आगे की जो प्रक्रिया है वो भी सीज हो सकती है. इसे हम एक एग्जांपल से अगर समझें तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में थर्ड स्टेप में जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK
के एंजाइम की प्रेजेंस में 1,6 बिसफॉस्फेट में 16 बिस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब अगर मान लीजिए ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस क्यों होता है, हम जानते हैं कि एटीपी के रूप में एनर्जी जनरेट करने के लिए ऐसा होता है। अब मान लीजिए कि एटीपी जो है वो अबंडेंट है सेल में, एक्सेस में एटीपी मौजूद है, तो अब हमें और एटीपी की ज़रूरत इस प्रोसेस के थ्रू नहीं है। ऐसी स्थिति में जो एटीपी बना है, ये एटीपी इस जो एंजाइम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसने फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट किया है, इस फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की सतह पर आकर ये एटीपी लग जाते हैं। जनरली 2 एटीपी जो हैं वो इस एंजाइम की सरफेस पे अदर देन एक्टिव साइट आकर लगते हैं, और ये यहाँ पर जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। अगर इसकी एक्टिविटी इनहिबिट होगी तो जो फ्रक्टोज 1 फास्फेट है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा। और इसी तरीके से अब ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, ये दूसरे स्टेप के आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में वापस से ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लूकोज 6 फास्फेट जब अबंडेंट होगा तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, और इनहिबिट करेगा तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो वहीं पर रुक जाएगा। फ्रेंड्स, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि लंबे सिक्वेंशियल मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई एक एंजाइम रेगुलेटरी एंजाइम बना दिया जाता है, जिसको कंट्रोल किया जाता है कि आगे के जो प्रोसेस हैं वो कंटिन्यू रहने हैं या नहीं रहने हैं। यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इस तरह के एंजाइम की भूमिका निभाता है। अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस में अलग अलग जो हैं वो रेगुलेटरी एंजाइम्स हो सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सेल्स इन एंजाइम्स को रेगुलेट करती कैसे हैं। सेल्स इन एंजाइम को रेगुलेट डिफरेंट मेटाबोलाइट्स या बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू करती है। ये बायोमोलिक्यूल्स एंजाइम की सरफेस पे लगकर या तो उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं या उसकी एक्टिविटी को जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स को इफेक्टर्स भी बोलते हैं, मॉड्यूलेटर्स भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम रेगुलेशन की, कि एंजाइम का रेगुलेशन किन किन तरीक़ों से हो सकता है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन, फीडबैक इनहिबिशन, रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन और प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज और आइसोजाइम के थ्रू जो है वो हम एंजाइम रेगुलेशन की मैकेनिज़्म को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम नंबर फर्स्ट एलोस्टेरिक रेगुलेशन की बात करें तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, एलोज का मतलब होता है अदर, स्टेरिक से यहाँ तात्पर्य है, कई जगह इसे सॉलिड लिखा हुआ है, कई जगह इसे साइड्स लिखा हुआ है। अगर हम हमारे हिसाब से अगर इसे समझें तो एलोज स्टेरिक यानी अदर साइट्स, दूसरे स्थल, यानी अदर देन एक्टिव साइट, यानी एलोस्टेरिक रेगुलेशन में हम ऐसे एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर ए ग्रुप ऑफ एंजाइम्स विच शोज दिस एलोस्टेरिक रेगुलेशन और एलोस्टेरिक नेचर। इन डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर इस एलोस्टेरिक रेगुलेशन के व्यवहार को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अगर एक एंजाइम है तो इस एंजाइम की जो आगे की सरफेस है उसे हम एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट या सी साइट के नाम से जानते हैं। इन्हीं एंजाइम्स में अदर देन एक्टिव साइट एक सरफेस ऐसी होती है जो रेगुलेटरी साइट के नाम से जानी जाती है। इसे आर साइट भी कहते हैं और इसे एलोस्टेरिक साइट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये जो रेगुलेटरी साइट है यही सबसे महत्वपूर्ण एलोस्टेरिक साइट है, जहाँ पर आकर के जो मॉड्यूलेटर है या जो हमारा बायोमोलिक्यूल है या जो इफेक्टर मोलिक्यूल है वो आकर यहाँ पर लगता है। अब सवाल ये होता है कि ये जो इफेक्टर मोलिक्यूल है, ये इफेक्टर मोलिक्यूल किस तरह का प्रभाव शो कर सकते हैं। ये दो तरह से प्रभाव डालते हैं, या तो ये एक्टिवेटर होते हैं या ये इनहिबिटर होते हैं। अगर जो ये लगने के बाद
इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, इन्हांस करते हैं, तो इन्हें हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। और अगर जो ये इफेक्टर्स जो हैं इन एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं तो इन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ये एक एक्टिवेटर, ये इन्हें जनरली इनका नाम मॉड्यूलेटर या इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होता है। एक्टिवेट करें तो एक्टिवेटर, डिक्रीज करें तो इनहिबिटर। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये काम किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक मॉड्यूलेटर एक्टिवेटर की फॉर्म में यहाँ पर आकर इस एंजाइम की जो एलोस्टेरिक साइट है या जो रेगुलेटरी साइट है उस पर आकर लगता है। अगर हम इस पोजीशन को देखें, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट को देखें, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एक्टिव साइट की सरफेस है ये फ़िलहाल इस सबस्ट्रेट की कॉन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही ये एक्टिवेटर आकर के इस रेगुलेटरी साइट पे लगता है तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट की सरफेस होती है उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज या अल्ट्रेशन होते हैं एज पर द सबस्ट्रेट, ताकि स्ट्रक्चरल कॉम्प्लीमेंटरिटी के साथ में यहाँ पर इस सबस्ट्रेट को सेट किया जा सके। सबस्ट्रेट यहाँ सेट हो जाएगा तो उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद ये जो एक्टिवेटर है ये वापस रिलीज़ हो जाएगा और जो एंजाइम है वो वापस इस पोजीशन से अपने एक्चुअल कॉन्फॉर्मेशन में आ जाता है। इसी तरीके से ये तो बात हो गई कैसे मॉड्यूलेटर की, ये तो बात होगी पॉजिटिव मॉड्यूलेटर या एक्टिवेटर की। इसी तरीके से इस एलोस्टेरिक साइट पे अगर ऐसे मॉड्यूलेटर आकर के लगे, इफेक्टर मॉलिक्यूल आकर के लगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करें, तो उन्हें हम इनहिबिटर कहते हैं। ये नेगेटिवली कंट्रोल करते हैं। ये इनहिबिटर इस सरफेस पर आकर के लगेगा। सरफेस पे लगने के बाद सामान्य स्थिति में अगर हम इसे देखें तो ये सबस्ट्रेट की कॉन्फॉर्मेशन और एंजाइम की कॉन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंटरिटी थी, ये यहाँ फिट हो सकता था। लेकिन अभी एंजाइम को इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो इस स्थिति में ये जैसे ही इनहिबिटर यहाँ पर आकर के लगेगा तो इसकी स्ट्रक्चर में, एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएंगे जो कि इस सबस्ट्रेट के अनुकूल नहीं होंगे, और इस तरीके से ये जो सबस्ट्रेट है ये यहाँ पर एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसको और समझने की कोशिश करें, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है और किसके द्वारा होता है। जनरली क्या होता है, जो प्रोडक्ट मल्टी स्टेप प्रोसेस के अंदर मेटाबॉलिक पाथवे में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने बात की एटीपी की, हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर समझा कि एटीपी का फॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो गया है तो एटीपी आकर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की सरफेस पे लग जाएंगे और लगने के बाद वो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। इसी तरीके से सपोज़ कीजिए कि इसकी जो एक्टिविटी है वो हमें इन्हांस करनी है। अगर एटीपी कम है और एएमपी ज़्यादा है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अगर ज़्यादा है, तो वो जब उस सरफेस पे लगेगा तो वो एक एक्टिवेटर की तरह काम करेगा और वो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि एक एंजाइम को ऐसा रेगुलेटरी एंजाइम बनाया जाता है जो वहाँ पर जो है बायोमोलिक्यूल्स, इफेक्टर मॉलिक्यूल या मॉड्यूलेटर के प्रभाव में वहाँ पर या तो अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दे या डिक्रीज़ कर दे। तो ये रेगुलेशन जो है ये इस मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। हम इसकी अभी डिटेल स्टडी भी करेंगे। ये बेसिक आइडिया एक बार आपके सामने मैंने दिया है, इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ इसकी भी हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सेकंड, अगर हम बात करें फ्रेंड्स, फीडबैक इनहिबिशन। अगर हम फीडबैक इनहिबिशन को समझने की कोशिश करें, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। दरअसल में एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी इस फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू ही होता है। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब क्या है? अगर जो हम बात करें कि एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मान लीजिए ये कोई सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट किसी E1 एंजाइम की प्रेजेंस में मान लीजिए ए में कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, ए E2 एंजाइम की प्रेजेंस में
बी में कन्वर्ट हुआ। इसी तरीके से बी E3 एंजाइम की प्रेजेंस में सी में कन्वर्ट हुआ, और सी जो है वो E4 एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इस मल्टी स्टेप प्रोसेस में सबस्ट्रेट जो है वो सीक्वेंशियल वे में कई तरह के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता हुआ वो प्रोडक्ट फिर सबस्ट्रेट की तरह व्यवहार करते हुए एक मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर लास्ट में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, अगर उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी अबंडेंट है और लगता है कि अब और प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो जनरली ऐसी स्थिति में ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रिएक्शन में टेक पार्ट लेने वाला जो फर्स्ट एंजाइम है, उस फर्स्ट एंजाइम के सरफेस पे लग के या उस पर प्रभाव डाल के जो है उसकी एक्टिविटीज़ को यहाँ इनहिबिट करता है, इनहिबिट करेगा, और इसे इनहिबिट करने के साथ ही यहाँ पर जो है आगे की जो प्रोसेसिंग है वो रुक जाएगी। तो ये इसका एक नेगेटिव इनहिबिशन होता है, इसीलिए इसे हम नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन भी कह सकते हैं। एक टर्म और इसके अंदर आती है एग्जाम्पल की, जैसे हमने बात की, एग्जाम्पल्स इस फीडबैक इनहिबिशन के कई हैं, जैसे L-थ्रियोनिन। L-थ्रियोनिन इसी तरीके से मल्टी स्टेप प्रोसेस से होता हुआ लास्ट में L-आइसोल्यूसिन जो है उसमें कन्वर्ट, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अब अगर ये जो L-थ्रियोनिन है, L-थ्रियोनिन जो है वो सबसे पहले थ्रियोनिन डी एमिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में अल्फा कीटो ब्यूटाराइट में कन्वर्ट होता है, यानी इसका जो पहला प्रोडक्ट होता है वो अल्फा कीटो ब्यूटारेट होता है। हमें उससे अभी कंसर्निंग नहीं है। फिर ये मल्टी स्टेप के बाद आइसोल्यूसिन का फॉर्मेशन होता है। ये आइसोल्यूसिन जो एंजाइम यहाँ पर काम किया थ्रियोनिन डी एमिनेज, उसकी एक्टिविटी को जाकर इनहिबिट करता है, तो उस वजह से फिर ये जो L-थ्रियोनिन है ये L-आइसोल्यूसिन में कन्वर्ट नहीं होता है। एक और एग्जांपल है इसका, उसको भी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। कार्बामाइल फास्फेट, आपने एक एंजाइम का नाम अगर सुना हो तो ATCase यानी एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, कार्बामाइल फास्फेट और एस्पार्टेट को, कार्बामाइल फास्फेट और एस्पार्टेट की जो रिएक्शन है वो एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है और अनकार्बोमाइल एस्पार्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्थिति में, और इसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, जो अंतिम प्रोडक्ट होता है, वो पिरिमिडीन का फॉर्मेशन होता है। पिरिमिडीन के साइटिडीन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट CTP का फॉर्मेशन होता है। अब मान लीजिए CTP का फॉर्मेशन जो है वो पर्याप्त मात्रा के अनुकूल हो गया है, तो ये जो CTP है वो इस ATCase एंजाइम की एक्टिविटी को संबंधित करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, तो एक बार एग्जाम्पलरी वे में आपको बताया। अगला है रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। फ्रेंड्स, रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का क्या मतलब? पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन हमने पढ़ा, ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन में ये जो मॉड्यूलेटर है ये इस सरफेस पे रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू लगता है, यानी यहाँ ये जो बॉन्डिंग शो करेगा वो रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। वो जस्ट वैसी ही होगी जैसे यहाँ पर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में बाइंडिंग सरफेस पे करता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो काम किया वो रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग काम की। अगर रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की हम बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम की सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स आकर लगते हैं, कोवेलेंटली कुछ ग्रुप्स आकर अटैच होते हैं। अगर हम रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की बात करें तो जैसे फास्फेट ग्रुप किसी एंजाइम की सरफेस पे आकर लगा, फास्फेट कौन देगा, ATP देगा। तो एंजाइम अगर ATP के साथ एंजाइम फॉस्फोकाइनेज यानी काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगर ATP से एक फॉस्फेट लेकर के एंजाइम जो है वो सक्रिय हो सकता है। तो कहने का मतलब कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कुछ अदर फंक्शनल ग्रुप्स की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ये फास्फेट की फॉर्म में हो सकता है, यानी उसका फास्फोराइलेशन हो सकता है, उसका मिथाइलेशन हो सकता है, उसका राइबोसाइलेशन हो सकता है, उसका हाइड्रोक्सीलेशन हो सकता है,
उसका एडिनाइलेशन हो सकता है। यानी डिफरेंट ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पर एंजाइम के सरफेस पर आकर कोवेलेंटली अटैच होते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 30% जो प्रोटीन है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में वो फास्फोरिलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट होते हैं। इसी तरीके से रिवर्सिबल क्यों? क्योंकि अगर इनकी ज़रूरत नहीं है, ये एक्टिव फॉर्म में इनकी नीड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो अदर एंजाइम है, जैसे अगर हम एंजाइम फास्फेट को अगर एंजाइम से अलग करना है तो फास्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये फास्फेट को रिमूव करके अपनी नेचुरल फॉर्म में वापस आ जाता है। तो ये रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज से क्या मतलब है? डियर फ्रेंड्स, जैसा कि प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन के द्वारा अपघटित किए जाने वाले यानी पेप्टाइड जो श्रृंखलाएं हैं उन पे अपघटन किए जाने वाले जो क्लीवेज हैं उनके थ्रू हम इससे समझेंगे। हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जब हम बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये वो एंजाइम हैं फ्रेंड्स जो जब सिक्रीट होते हैं तो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। हमने बीएससी में 12th 11th में पढ़ा भी है। इन्हें जाइमोजेंस भी कहते हैं, इन्हें प्रो एंजाइम्स भी कहते हैं। ये एक प्रीकर्सर की फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये जब रिलीज़ हुए पैंक्रिया से तो उस वक्त ये इनएक्टिव फॉर्म में थे। लेकिन इन इनएक्टिव एंजाइम्स को कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू क्लीव किया जाता है। यानी इसकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है, यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, उस पर कुछ कट लगाकर, उन्हें क्लीव लगाकर, उन्हें रीअरेंज करके, हो सकता है कुछ अमीनो एसिड डिलीट करके या उन्हें आपस में रिकनेक्ट करके डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो उन्हें सेट किया जाता है। उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं और एक्टिव फॉर्म में आने के बाद ये अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को करते हैं। तो ऐसा अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो जैसे प्रो इलास्टेज एंजाइम है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम है और पेप्सिनोजन एंजाइम है। इसी तरीके से काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है और ब्लड कैस्केड के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है इस तरह का प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। अगर लास्ट हम बात करें फ्रेंड्स आइसो एंजाइम्स की, फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ ऐसे एंजाइम्स भी मिलते हैं जो एंजाइम्स स्ट्रक्चरली डिफरेंस रखते हैं। जैसे इनकी जो कई एंजाइम ऐसे हैं जो अलग अलग ऑर्गन में स्ट्रक्चरली अलग अलग तरह की जो उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मॉडिफाइड रहती है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो एक जैसा होता है। जैसे हम अगर बात करें एक एंजाइम की लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज LDH, अगर हम LDH एंजाइम की बात करें तो LDH एंजाइम जो है ये जो है वो हार्ट मसल में भी, कार्डियक मसल में भी मिलता है, स्केलेटल मसल में भी मिलता है, ब्रेन में भी मिलता है, किडनी में भी मिलता है, वाइट सेल्स में भी मिलता है, रेड सेल्स में भी मिलता है। मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स में ये LDH एंजाइम मिलता है। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड चेन की, उसके अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसिंग में अलग अलग जगह के हिसाब से डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसके आधार पर इसे आइसोजाइम कहा गया है वो ये कि स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस रखते हुए भी ये एंजाइम जो है वो एक ही तरह का फंक्शन करते हैं, सेम फंक्शन करते हैं। यानी अलग अलग ऑर्गन में एक जैसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने वाले जो एंजाइम हैं वो आइसोजाइम हैं। इसमें LDH का एग्जाम्पल भी हम लोग आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक बेसिक आइडिया आज मैंने आप लोगों के सामने रखा है, एक आउटलाइन वे में रखा है। आगे हमें ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, फीडबैक इनहिबिशन है, इन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में, ज़्यादा लार्ज तो नहीं लेकिन इससे थोड़ा डिटेल वे में इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो ये एंजाइमेटिक रेगुलेशन की जो है वो फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद 2-3 पार्ट्स और इसके आएंगे, तो आप स्टे ट्यून्ड रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रमोट करें। थैंक यू।